आज की जो हमारी ये चर्चा है वो उन लोगों के लिए है जो हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं और दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना चाहते हैं। सही कहा। आज का हमारा विषय वाकई बहुत खास है। आज हम BPSC प्लांट प्रोटेक्शन टेक्निकल गाइड के जो स्रोत है उनका विश्लेषण करने वाले हैं जी। और ये बहुत ही अहम दस्तावेज है। बिल्कुल। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे पर्यावरण की कुछ अदृश्य रेखाएं, जटिल वैज्ञानिक उपकरण और सिंचाई की व्यवस्थाएं मिलकर फसल की पारिस्थितिकी, जिसे क्रॉप इकोलॉजी भी कहते हैं, और पौधों की सुरक्षा को कैसे प्रभावित करती हैं। इस विषय को लेके मैं सच में बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि जब मैंने पहली बार इन स्रोतों को देखा तो लगा होगा कि बहुत बोरिंग है। हाँ बिल्कुल, मुझे लगा कि ये सिर्फ उबाऊ आंकड़ों और परिभाषाओं का पुलिंदा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एकदम सही बात है। ये गाइड हमें दिखाती है कि कैसे वैज्ञानिक एक नन्हे से पौधे के अदृश्य तनाव से लेकर पूरे देश की विशाल सिंचाई व्यवस्था तक सब कुछ माप सकते हैं। ये सब किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन ये हमारी कृषि और भोजन का बिल्कुल यथार्थ है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा में जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वो ये है कि ज्ञान का असली महत्व उसे लागू करने में है। सही कहा। जब हम इन तकनीकी पहलुओं को देखते हैं तो ये समझना जरूरी है कि ये डेटा सिर्फ मौसम की कोई सामान्य जानकारी भर नहीं है। ये असल में पौधों को भयानक बीमारियों और कीटों के हमलों से बचाने का सबसे बड़ा और प्रभावी हथियार है। यानी एक तरह का डिफेंस सिस्टम है। एकदम सही। जब हम तापमान, हवा की दिशा या मिट्टी की नमी को मापते हैं तो हम केवल एक संख्या किसी रजिस्टर में दर्ज नहीं कर रहे होते। हाँ। हम असल में ये तय कर रहे होते हैं कि कल हमारी खाद्य सुरक्षा कैसी होगी। क्या बात है। हम भविष्यवाणी कर रहे होते हैं कि कोई कीट कब हमला करेगा और उससे कैसे बचाया जाएगा। ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। पर्यावरण की अदृश्य रेखाएं। अगर हम कभी किसी मौसम विज्ञान के मानचित्र को देखें तो हमें अक्सर कुछ घुमावदार मकड़ी के जाले जैसी रेखाएं दिखाई देती हैं। हाँ, वो बड़ी अजीब सी लगती हैं देखने में। बिल्कुल। हमारी चर्चा की शुरुआत इन्हीं स्थलाकृतिक और वायुमंडलीय रेखाओं से होती है। इन रेखाओं के नाम अक्सर आइसो शब्द से शुरू होते हैं। जी। आइसो का मतलब होता है समान या बराबर। तो ये रेखाएं मानचित्र पर उन सभी स्थानों को जोड़ती हैं जहां किसी विशेष चीज का मूल्य एक समान होता है। एकदम सही। जैसे सबसे आम है कंटूर रेखाएं, जो समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ती हैं। इसी तरह वायुमंडल के लिए हमारे पास आइसोबार है, जो समान वायुमंडलीय दबाव वाले बिंदुओं को जोड़ती हैं। और हवा के लिए आइसोटेक। हाँ, आइसोटेक, जो हवा की समान गति वाली रेखाओं को दर्शाती हैं। देखने में तो ये सिर्फ लकीरें हैं, लेकिन एक किसान या कृषि वैज्ञानिक के लिए ये क्या कहानी कहती हैं? देखिए, ये रेखाएं असल में एक तरह का अदृश्य नक्शा है जो हमें बताती हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। जब हम इन रेखाओं को देखते हैं तो हम भौतिक सीमाओं को देख रहे होते हैं। उदाहरण के लिए आइसोबार रेखाएं हमें बताती हैं कि दबाव का अंतर कैसा है जिससे हवाएं चलती हैं। मतलब हवा के बहाव का पता चलता है। बिल्कुल। अब कृषि के नजरिए से सोचिए, हवा सिर्फ पत्तों को नहीं हिलाती, ये बीजों, फंगस के कणों और टिड्डियों जैसे खतरनाक कीटों के लिए एक अदृश्य हाईवे की तरह काम करती है। ओहो, एक हाईवे की तरह। जी। अगर एक वैज्ञानिक को आइसोबार और आइसोटच रेखाओं का पता है तो वो सटीक भविष्यवाणी कर सकता है कि पड़ोसी राज्य से टिड्डी दल उड़कर हमारे खेतों तक कब पहुंचेगा। ये तो सच में बहुत तार्किक है। मतलब हम हवा को एक रास्ते के रूप में देख रहे हैं। बिल्कुल। ये तो सिर्फ हवा और जमीन की बात हुई। इसके बाद पानी का नंबर आता है, जो कि खेती के लिए जीवन है। सबसे जरूरी चीज। यहाँ हमारे पास हाइड्रोलॉजिकल और वर्षा की रेखाएं हैं। इनमें सबसे पहले आइसोहाइट्स आती हैं, जो बारिश की समान मात्रा वाले स्थानों को जोड़ती हैं। फिर आइसोप्लूवियल रेखाएं हैं, जो बारिश की समान गहराई को दर्शाती हैं। और अगर हम जमीन के नीचे के पानी की बात करें तो उसे मापने के लिए आइसोबाट्स का इस्तेमाल होता है। जी, आइसोबाट्स। ये वाटर टेबल यानी भूजल स्तर की समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि पानी तो वैसे भी खेत में दिख जाता है, तो इन रेखाओं को मानचित्र पर उकेरने की क्या जरूरत है? क्योंकि खेत में जो पानी आज दिख रहा है वो कल का संकट बन सकता है। अच्छा। हाइड्रोलॉजिकल रेखाओं का महत्व बहुत गहरा है। इन मैट्रिक्स का उपयोग करके हम बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों का मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे कि अगर कल्पना की जाए कि एक बड़े इलाके में बारिश का मौसम आने वाला है
तो आइसोहाइट्स और आइसोप्लोवियल रेखाओं का अध्ययन करके हमें सटीक अंदाजा लग जाता है कि किन क्षेत्रों में बाढ़ का सबसे ज्यादा जोखिम है। समझ गई। अब दूसरी तरफ देखिए, जब बारिश कम होती है तो आइसोबाथ्स हमें जमीन के नीचे की तस्वीर दिखाते हैं। वे बताते हैं कि वाटर टेबल कहाँ तेजी से गिर रहा है। और इससे सूखे का पता चलता होगा। बिल्कुल, कौन से क्षेत्र आने वाले महीनों में भयंकर सूखे के तनाव का सामना करेंगे। इतना ही नहीं, जो जलीय कीट या मच्छर फसलों और जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके जीवन चक्र का मूल्यांकन भी इन्हीं जल संबंधी रेखाओं के आधार पर किया जाता है। मतलब कहाँ पानी ठहरेगा और कहाँ कीट पनपेंगे, ये सब इन रेखाओं से तय होता है। एकदम सही। पानी के बाद कोई भी पौधा बिना रोशनी और तापमान के नहीं बढ़ सकता। यहाँ हमारे पास सौर, थर्मल और मौसमी रेखाएं हैं। आइसोहाइल्स वे रेखाएं हैं जो समान धूप के घंटों वाले स्थानों को जोड़ती हैं। फिर आइसोथर्म है, ये समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती है। और एक बहुत ही दिलचस्प रेखा है आइसोफेन, जो समान मौसमी घटनाओं वाले स्थानों को एक साथ जोड़ती हैं। जी। जैसे कि किसी खास प्रजाति के फूल के खिलने का समय या किसी विशेष पेड़ से पत्ते झड़ने का समय। ये प्रकृति के अपने कैलेंडर की तरह है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इन रेखाओं का कृषि में बहुत ही रणनीतिक उपयोग होता है। पौधों और कीड़ों के विकास के लिए तापमान सबसे बड़ा ट्रिगर है। आइसोथर्म का उपयोग करके वैज्ञानिक एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा को ट्रैक करते हैं, जिसे डिग्री डेज कहते हैं। ये डिग्री डेज क्या होता है? क्या ये सिर्फ गर्मी के दिनों की गिनती है? एक तरह से हाँ, लेकिन ये उससे थोड़ा अधिक जटिल है। कीड़े और पौधे हम इंसानों की तरह अपना शरीर का तापमान खुद नियंत्रित नहीं कर सकते। अच्छा। उनका विकास पूरी तरह से बाहर की गर्मी पर निर्भर करता है। डिग्री डेज एक तरह का माप है जो बताता है कि एक कीट के अंडे से बाहर आने या लार्वा बनने के लिए पर्यावरण में कितनी ऊष्मा या गर्मी जमा हो चुकी है। ओ, ये एक अदृश्य अलार्म घड़ी की तरह है। बिल्कुल वही। इन थर्मल और मौसमी रेखाओं का सटीक विश्लेषण करके कृषि विशेषज्ञ कृषि कीटों के जीवन चक्र की भविष्यवाणी करते हैं। उन्हें पता होता है कि जब डिग्री डेज एक निश्चित आंकड़े पर पहुंचेंगे तो कीटों के अंडे फूट जाएंगे, और ठीक उसी दिन से एक दिन पहले कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है ताकि वे सबसे ज्यादा असरदार हों। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब हम कीड़ों के अंडों के फूटने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम पहले से जानते हैं कि वे कब फूटेंगे। यही तो विज्ञान की ताकत है। अब हम भौतिक, रासायनिक और जैविक रेखाओं की तरफ बढ़ते हैं। आइसोस्टेर वे रेखाएं हैं जो समान नमी की मात्रा को जोड़ती हैं। आइसोटोप उन तत्वों को दर्शाता है जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। जी। लेकिन इन सब में जो रेखा सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है आइसोडमिक। ओहो, आइसोडेमिक। हाँ, ये वो रेखा है जो समान बीमारी की गंभीरता वाले स्थानों को जोड़ती है। ये सुनने में किसी मेडिकल थ्रिलर फिल्म जैसा लगता है। और ये असल में किसी थ्रिलर से कम नहीं है। आइसोडेमिक रेखाओं का महत्व असाधारण है। कैसे? जो फसलों में किसी बीमारी, मान लीजिए किसी खतरनाक फंगस या वायरस की महामारी फैलती है, तो प्लांट प्रोटेक्शन अफसरों के लिए आइसोडेमिक मैपिंग सबसे जरूरी टूल बन जाता है। इस मैपिंग के जरिए यह पहचाना जाता है कि बीमारी का केंद्र या हॉटस्पॉट कहाँ है और वो किस दिशा में कितनी तेजी से फैल रही है। इसके आधार पर ही क्वारंटाइन प्रोटोकॉल लागू किए जाते हैं। जैसे इंसानों में कोई संक्रामक बीमारी फैलने पर इलाके सील किए जाते हैं। एकदम उसी तरह फसलों की बीमारियों को रोकने के लिए आइसोडेमिक रेखाएं ये तय करती हैं कि किन क्षेत्रों से बीजों, ट्रैक्टरों या पौधों की आवाजाही पर तुरंत रोक लगानी है। एक अदृश्य रेखा पूरे राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को बचा सकती है। ये तो बहुत ही अहम बात है। अदृश्य रेखाओं के इस पूरे विज्ञान को समझने के बाद दिमाग में एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि हम ये सारा सटीक डेटा इकट्ठा कैसे करते हैं? उपकरणों से। यहीं पर मापने के वैज्ञानिक उपकरणों का जिक्र आता है। हमारी चर्चा अब हवा, जमीन और पौधों की जांच करने वाले उपकरणों की ओर मुड़ती है। हवा और दबाव मापने वाले उपकरणों की एक बहुत ही दिलचस्प सूची है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए एनेरॉइड बैरोमीटर का इस्तेमाल होता है। हवा की गति मापने के लिए एनीमोमीटर और हवा किस दिशा से आ रही है ये जानने के लिए विंड वेन का उपयोग किया जाता है। जी। इसके अलावा समुद्र में हवा के बल को मापने के लिए ब्यूफोर्ट स्केल है और समुद्र तल से ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का इस्तेमाल होता है। लेकिन मुझे हमेशा ये अचरज होता है कि एक आम खेत में एक एनीमोमीटर लगाकर हवा की गति नापना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जैसा कि हमने पहले हवा को एक हाईवे कहा था, एनीमोमीटर हमें उस हाईवे की स्पीड लिमिट बताता है।
अच्छा। एक एनीमोमीटर से मिलने वाला हवा की गति का डेटा ये बता सकता है कि किसी फंगस के बीजाणु यानी स्पोर्स कितनी दूर तक उड़कर जा सकते हैं। ओहो। अगर हवा की गति तेज है तो शायद बीमारी 100 किलोमीटर दूर तक फैल जाए। अगर गति धीमी है तो वो केवल पड़ोस के खेत तक ही जाएगी। इस डेटा के बिना आइसोबार और आइसोहाइट्स रेखाएं बनाना असंभव है। मौसम के बाद सौर विकिरण और ऊर्जा ट्रैकिंग के उपकरण आते हैं। सूरज की रोशनी तो बस रोशनी है, लेकिन विज्ञान उसे भी अलग अलग हिस्सों में बांट देता है। बिल्कुल। यानी वह सूरज की रोशनी जो सीधे बिना किसी रुकावट के जमीन पर गिरती है, और कुल या वैश्विक सौर विकिरण को मापने के लिए पायरानोमीटर का उपयोग होता है। जी, पायरानोमीटर, जो ये मापता है कि आसमान, बादलों और धूल से टकराकर छनने के बाद कुल कितनी रोशनी खेत तक पहुंच रही है। ये उपकरण इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि सटीक सौर डेटा पौधों के जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सूरज की रोशनी सीधे तौर पर पौधों में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की दर को तय करती है। इसके अलावा ये उपकरण कैनोपी माइक्रोक्लाइमेट का विश्लेषण करने में मदद करते हैं। ये कैनोपी माइक्रोक्लाइमेट क्या है? थोड़ा सरल भाषा में समझाएं। बिल्कुल। अगर कल्पना की जाए कि गर्मियों में किसी घने जंगल में गए हैं। हाँ। पेड़ों के पत्तों ने ऊपर एक छत या कैनोपी बना ली है। बाहर कड़ी धूप हो सकती है, लेकिन उस छत के नीचे जमीन के पास हवा ठंडी और बहुत नम होती है। हाँ, ऐसा तो होता है। खेतों में भी ऐसा ही होता है। गन्ने या मक्के के खेत के अंदर पौधों के पत्तों के झुरमुट के बीच का अपना एक अलग मौसम होता है। इसे माइक्रोक्लाइमेट कहते हैं। अच्छा, इसे माइक्रोक्लाइमेट कहते हैं। जी। अब एक पायरानोमीटर ये बताता है कि कितनी रोशनी पत्तों को पार करके नीचे तक जा रही है। अगर रोशनी कम जा रही है तो जमीन नम रहेगी। और वो नमी फंगस के लिए अच्छी होगी? एकदम सही। वो नमी खतरनाक फंगस या कीटों के पनपने के लिए एकदम सही माहौल यानी एक परफेक्ट स्टॉर्म बना देगी। वाह! तो हम सिर्फ मौसम नहीं नाप रहे, हम पत्तों के बीच की उस छोटी सी दुनिया को नाप रहे हैं जहां कीट छुपकर बैठते हैं। बिल्कुल। अब बात करते हैं पौधों की शारीरिक क्रिया और विकास से जुड़े उपकरणों की। ये जानना बहुत अद्भुत है कि एक पौधे के विकास की गति को क्रेस्कोग्राफ की मदद से मापा जा सकता है। जी, क्रेस्कोग्राफ। पौधे कैसे सांस लेते हैं या उनका स्टोमेटल व्यवहार कैसा है, इसके लिए पोरोमीटर होता है। पत्तियों पर जो छोटे छोटे छेद होते हैं वे कब खुलते हैं और कब बंद होते हैं, ये पोरोमीटर मापता है। और पौधे से कितना पानी वाष्प बनकर हवा में उड़ रहा है यानी वाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए पोटोमीटर का इस्तेमाल होता है। यह सब सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम पौधों का मेडिकल चेकअप कर रहे हों। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये उपकरण सच में पौधों के डॉक्टर की तरह काम करते हैं। कैसे? जब किसी पौधे पर कीटों का हमला होता है या जब जमीन में पानी की कमी के कारण सूखा पड़ता है तो पौधे शारीरिक तनाव यानी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस से गुजरते हैं। हम इंसानों की तरह पौधे दर्द से करहा नहीं सकते या बोलकर नहीं बता सकते कि वे तनाव में हैं। लेकिन एक पोरोमीटर ये बता सकता है कि पानी बचाने के लिए पौधे ने घबराहट में अपने स्टोमेटा यानी छिद्र बंद कर लिए हैं। जैसे कोई इंसान सांस रोक लेता है। एकदम वैसा ही। पोटोमीटर बता सकता है कि वाष्पोत्सर्जन की दर अचानक गिर गई है। इन उपकरणों की मदद से हम पौधे के तनाव का मूल्यांकन कर सकते हैं, इससे पहले कि वो तनाव पूरी फसल को पीला कर दे या बर्बाद कर दें। ये तो कमाल का नजरिया है। पौधे की सांस रोक लेने वाली बात ने तो मुझे हैरान कर दिया। प्रकृति बहुत जटिल है। और जाहिर है पौधों को तनाव से बचाने के लिए सबसे जरूरी चीज है मिट्टी की नमी और जल गति की। इसके लिए भी बेहतरीन उपकरण मौजूद हैं। बिल्कुल। मिट्टी में नमी का तनाव कितना है ये टेंसियोमीटर से मापा जाता है। मिट्टी में मौजूद पानी में से कितना वाष्पीकरण हो रहा है और कितना पानी रिस कर जड़ों से भी नीचे जा रहा है यानी इवेपोट्रांसपिरेशन और लीचिंग लॉस को लाइसीमीटर मापता है। वाटर टेबल या भूजल स्तर की गहराई मापने के लिए पीजोमीटर है और जड़ों में कितना दबाव है ये मैनोमीटर से मापा जाता है। हमें ये समझने में बहुत मदद करते हैं कि हम सिंचाई में जो पानी दे रहे हैं उसमें से वास्तव में पौधे की जड़ों को कितना मिल रहा है और कितना पानी व्यर्थ हो रहा है। हाँ, कितना पानी जमीन में बहुत गहराई तक रिस रहा है। अगर पानी रिस कर नीचे जा रहा है तो वो अपने साथ मिट्टी के जरूरी पोषक तत्वों को भी बहा ले जाता है। ये जल प्रबंधन को वैज्ञानिक, सटीक और बेहद किफायती बनाता है। इन विशिष्ट उपकरणों के अलावा कुछ अन्य तरल पदार्थों और भौतिकी के गुण मापने वाले उपकरण भी हैं जो कृषि में काम आते हैं। जी,
जैसे हवा में आपेक्षिक आर्द्रता या नमी के लिए हाइग्रोमीटर या साइक्रोमीटर का उपयोग होता है। तरल पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर होता है और मिट्टी का विशिष्ट गुरुत्व पिक्नोमीटर से मापा जाता है। इसके अलावा दूध का घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर होता है। बिल्कुल। साथ ही कुछ भौतिक माप भी हैं, जैसे डायनामोमीटर जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रवाह के लिए, ईसीजी हृदय की गति के लिए और प्लैनीमीटर अनियमित आकृति का क्षेत्रफल मापने के लिए। इसमें हाइग्रोमीटर का जिक्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वो क्यों? हवा की नमी मापने वाला ये उपकरण भले ही बहुत साधारण लगे, लेकिन जैसा कि हमने पहले चर्चा की, हवा में अत्यधिक नमी फंगल इन्फेक्शन की भविष्यवाणी करने का एक बेहद कारगर टूल है। ये सभी छोटे बड़े उपकरण मिलकर एक पूरा डेटा इकोसिस्टम बनाते हैं जो पौधों की रक्षा करता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इतनी सारी अदृश्य रेखाएं, हवा की गति नापने वाले यंत्र, पौधों की सांस नापने वाले पोरोमीटर और मिट्टी की नमी नापने वाले टेंसियोमीटर, ये सब मिलकर अंततः जमीन पर क्या बदलाव लाते हैं? इस सवाल का जवाब हमें हमारी चर्चा के अंतिम और सबसे बड़े विषय की ओर ले जाता है, जो है सिंचाई व्यवस्था। जी। कृषि में सूक्ष्म जलवायु का प्रबंधन करने और सूखे के कारण कीटों के प्रति संवेदनशीलता को कम करने के लिए सिंचाई की अवसंरचना सबसे बुनियादी चीज है। पानी कब, कैसे और कितना दिया जाना है, ये पूरी फसल की तकदीर तय करता है। सिंचाई केवल एक मोटर चलाकर खेतों में पानी डालना नहीं है। ये एक बहुत बड़ा और जटिल ढांचा है जो पूरे इलाके की इकोलॉजी को बदल सकता है। बिल्कुल। भारत में सिंचाई परियोजनाओं को सख्ती से 2 प्राथमिक मापदंडों पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला मापदंड है सीसीए यानी कल्चरेबल कमांड एरिया, जिसे हेक्टेयर में मापा जाता है। इसका क्या मतलब होता है? ये बताता है कि परियोजना वास्तव में कितने बड़े क्षेत्र में खेती के लिए पानी उपलब्ध करा सकती है। अच्छा। और दूसरा मापदंड है लागत, यानी उस परियोजना को बनाने में कितना पूंजीगत व्यय रुपए में होने वाला है। इन 2 पैमानों पर ही तय होता है कि कोई परियोजना कितनी बड़ी है। इसी आधार पर मेजर, मीडियम और माइनर सिंचाई परियोजनाएं तय होती हैं। जी। लागत 50 करोड़ रुपए से अधिक होती है। इसके बाद आती हैं मीडियम या मध्यम सिंचाई परियोजनाएं। इनका सीसीए 2000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच होता है और इनकी लागत 5 करोड़ रुपए से 25 लाख रुपए के बीच होती है। बिल्कुल। ये परियोजनाएं तो पूरे के पूरे जिलों की भौगोलिक स्थिति को प्रभावित करती होंगी। एकदम सही। इन बड़ी परियोजनाओं का प्रभाव पर्यावरण पर बहुत व्यापक होता है। ये बड़े बांध या मीलों लंबी नहरें होती हैं जो पूरे क्षेत्र के जल स्तर और वहां के जलवायु पैटर्न को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। लेकिन कृषि और कीट विज्ञान यानी प्लांट प्रोटेक्शन के दृष्टिकोण से एक और वर्गीकरण बहुत ज्यादा दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। जी, और वो है माइनर या लघु सिंचाई परियोजनाएं। इन परियोजनाओं का सीसीए 2000 हेक्टेयर से कम होता है और इनकी लागत भी 25 लाख रुपए से कम होती है। इसमें छोटे ट्यूबवेल, बोरवेल या गांव के तालाब शामिल होते हैं। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, इतनी बड़ी बड़ी मेजर और मीडियम परियोजनाओं के होते हुए भी इन छोटी माइनर परियोजनाओं पर प्लांट प्रोटेक्शन गाइड में इतनी चर्चा क्यों की जा रही है? हाँ, क्यों? इसका कारण यह है कि ये छोटी परियोजनाएं तय करती हैं कि स्थानीय स्तर पर एक अकेले खेत में नमी का प्रबंधन कैसे हो रहा है। अच्छा। और ये सीधे तौर पर खेत के स्तर पर कीट विज्ञान और बीमारी फैलाने वाले वेक्टर को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, एक बड़े बांध से शायद पूरे राज्य को पानी मिले, लेकिन एक छोटी ट्यूबवेल से पानी के रिसाव के कारण खेत के एक कोने में छोटा सा जलभराव हो सकता है। यह मामूली सा जलभराव मच्छरों या अन्य बीमारी फैलाने वाले जलीय कीटों के लिए एक आदर्श प्रजनन स्थल बन जाता है। इसलिए स्थानीय स्तर पर नमी का प्रबंधन सीधे तौर पर पौधों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ये एक बहुत ही स्पष्ट और जरूरी संबंध है। आज की इस चर्चा में हमने वाकई कई स्तरों पर जानकारी को गहराई से समझा है। जी बिल्कुल। चलिए इस पूरी चर्चा के प्रमुख निष्कर्षों का एक त्वरित सारांश देखते हैं। हमने ये समझा कि पौधों की रक्षा के लिए पर्यावरण रेखाओं का उपयोग कैसे किया जाता है। जैसे रोग की गंभीरता और क्वारंटाइन लागू करने के लिए आइसोडेमिक रेखाएं, बारिश की मात्रा को ट्रैक करने के लिए आइसोहाइट्स और कीटों के डिग्री डेज को समझने के लिए तापमान आधारित आइसोथर्म। सही। इसके साथ ही हमने महत्वपूर्ण माप उपकरणों की कार्यप्रणाली को जाना, जैसे मिट्टी में पानी के रिसाव के लिए लाइसीमीटर, पौधों के स्टोमेटल व्यवहार या उनके तनाव को मापने के लिए पोरोमीटर और सौर विकिरण के लिए पायरेहेलियोमीटर। बिल्कुल।
अंत में हमने जल अवसंरचना के महत्व को समझा और देखा कि कैसे सीसीए और लागत के आधार पर मेजर, मीडियम और माइनर सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण किया जाता है और कैसे एक छोटा सा ट्यूबवेल भी खेत की सूक्ष्म जलवायु और कीटों के पनपने की जगह को बदल सकता है। ये सारा ज्ञान हमें दिखाता है कि आधुनिक कृषि किसी भी तरह से केवल भाग्य, मौसम के भरोसे या पारंपरिक मान्यताओं पर नहीं चल रही है। एकदम सही। ये कठोर विज्ञान, सटीक डेटा और दूरदर्शी योजना का परिणाम है। हर वो उपकरण जो हवा की दिशा मापता है या हर वो रेखा जो किसी बीमारी की गंभीरता को दर्शाती है, हमारे खाद्य उत्पादन को सुरक्षित करने की एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है। एकदम सही बात है। और चर्चा के अंत में हम एक ऐसे विचार के साथ अपनी बात खत्म करना चाहते हैं जो सोचने पर मजबूर कर दे। आज विज्ञान इन अदृश्य रेखाओं और सूक्ष्म उपकरणों के माध्यम से पौधों के तनाव और बीमारियों के फैलने की बहुत सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या भविष्य में हमारे पास एक ऐसा पूरी तरह से स्वचालित और अदृश्य नेटवर्क होगा जो खेतों में इंसान के कदम रखे बिना ही हमारी खाद्य श्रृंखला में होने वाले हर छोटे बदलाव को महसूस कर लेगा। ये बहुत ही संभव है। या जमीन में गड़े सेंसर और आसमान में उपग्रहों का एक ऐसा जाल होगा जो किसी भी पौधे को तनाव होने से पहले ही उसकी जरूरतें पूरी कर देगा और बीमारियों को अपने आप रोक देगा। ये कृषि और प्रौद्योगिकी के उस भविष्य की ओर इशारा करता है जिसके बारे में गहराई से विचार करना चाहिए। बिल्कुल। ज्ञान की इस रोमांचक यात्रा में द डीप डाइव के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ।